जिस तरीके से सरकार बनने के अगले दिन से ही नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन लोगों ने नीतीश कुमार से बात करना छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं इससे परिस्थितियां सामने आ रही हैं कि संवादहीनता जबरदस्त हो गई है। मुझे लगता है कि बिहार में राह चलते किसी व्यक्ति से अगर नीतीश कुमार बैठकर मीटिंग कर लें कि कोरोना को लेकर क्या करना चाहिए, तो वो व्यक्ति शायद उन जो आसपास के नवरत्न हैं उनसे बेहतर राय दे दे। जो कोरोना खुद झेल रहा है वो शायद बता दे कि क्या करना चाहिए। अपने नागरिकों पर टैक्स के द्वारा दबाव बढ़ाए जा रहे हैं, बिजली का, पानी का, जिस पानी से नल से पानी तक नहीं आता नल योजना में, उसका भी बिल भेज देते हैं आप। बिजली के बिल की स्थिति कैसी है आपको अच्छे से पता है। राज्य में टैक्स कलेक्शन के अलावा कुछ और नहीं होता है। जब भी बिहार सरकार के पास पैसा कम होता है, पता क्या होता है, सड़कों पर देखिएगा हेलमेट और जो मास्क है वो उसकी चेकिंग शुरू हो जाती है। तो अलार्म उसी वक्त बज जाना चाहिए था। लेकिन देखिए, जहां केंद्र सरकार चुनाव में व्यस्त थी, वहीं बिहार की सरकार नीतीश कुमार लगातार चुनाव के बाद के आफ्टर मैथ, यानी अपनी ताकत को मजबूत करने में, लव कुश सम्मेलन की तैयारी में, लव कुश समीकरण को साधने की तैयारी में, अलग अलग जो छोटे छोटे दल हैं उनके विधायकों को अपने पाले में करने में, जिस व्यक्ति को टिकट तक नहीं दिया नरेंद्र सिंह के पुत्र को, जो बागी होकर इनके खिलाफ चुनाव लड़े, उसे तक प्रलोभन देकर अपनी पार्टी में कर लिया। अगर हमारे हिसाब से मानिए, मैं लगातार पिछले 1 महीने से कहता आ रहा हूँ, मेरे पंचनामा के श्रृंखलाओं को निकाल कर देख लीजिए, मैं लगातार आग्रह कर रहा हूँ नीतीश कुमार से कि हम भूखे मर जाएंगे, हमें कोरोना से बचाइए। खबरों का बाजार हमेशा गर्म रहता है। इन गर्म बाजारों से हमें मतलब नहीं है। हम खबरों का बाजारीकरण नहीं करना चाहते। हम उन खबरों की तह तक पहुंचना चाहते हैं जिन खबरों की वजह से आपके जीवन पर असर पड़ता है। हम खबरों का पंचनामा करते हैं। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। भारत लाइव में पंचनामा देख रहे हैं, वो खबर जहां सारी खबरों की चीरफाड़ होती है और हम निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करते हैं एक साथ। आज जो खबर मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, ये खबर पिछले लगभग 20 दिनों से मैं लगातार आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं उम्मीद कर रहा था कि ये जो खबर आज लेकर आया हूं, ये 10-15 दिन पहले लेकर आया होता या 1 महीने पहले लेकर आया होता। देखिए, देश भर में जब कोरोना का दूसरा लहर प्रकोप मचाने लगा था, तो हमारे पास समय था, केंद्र सरकार के पास इंटेलिजेंस थी, उसे पता था, राज्य सरकारों को भी ये हिदायत दी जा चुकी थी इंटेलिजेंस के द्वारा कि कोरोना का जो दूसरा वेव है वो बहुत तेज़ी से राज्यों की तरफ बढ़ रहा है। महाराष्ट्र बुरी तरह से सबसे पहले महाराष्ट्र को इस सेकेंड वेव ने इनगल्फ किया। उसके बाद लगातार जब मोर्टालिटी यानी जो मृत्यु दर बढ़ने लगा इस सेकेंड वेव से, तो अलार्म उसी वक्त बज जाना चाहिए था। लेकिन देखिए, जहां केंद्र सरकार चुनाव में व्यस्त थी, वहीं बिहार की सरकार नीतीश कुमार लगातार चुनाव के बाद के आफ्टर मैथ, यानी अपनी ताकत को मजबूत करने में, लव कुश सम्मेलन की तैयारी में, लव कुश समीकरण को साधने की तैयारी में, अलग अलग जो छोटे छोटे दल हैं उनके विधायकों को अपने पाले में करने में, जिस व्यक्ति को टिकट तक नहीं दिया नरेंद्र सिंह के पुत्र को, जो बागी होकर इनके खिलाफ चुनाव लड़े, उसे तक प्रलोभन देकर अपनी पार्टी में कर लिया। लगातार दिन भर व्हाट्सएप पर नरेंद्र सिंह मुझे जो केंद्रीय मोदी सरकार है उसके खिलाफ वीडियोस भेजते रहते हैं। क्या मान ले इसे? नीतीश कुमार जिस तरीके से जानते हुए कि बिहार में जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह का जनसंख्या घनत्व है, जिस तरह का हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, जिस तरह की शादी और विवाह और मृत्यु में हमारे यहाँ लोग जाते हैं, इस कारण से, और जिस तरह की हमारे यहाँ शिक्षा की कमी है, छोटी छोटी चीज़ों की कमी है, सेल्फ हाइजीन की कमी है, स्कूल में सिखाया नहीं जाता, स्कूल में कोई जाता है मार भात खाने, इस वजह से समस्याएं बढ़ जाती हैं। और केंद्रीय सरकार की तो बात ही करनी बेकार है। इससे निकम्मी सरकार आज तक इस देश में नहीं आई, जिसने जानते हुए कि कोरोना की दूसरी महामारी ज़्यादा प्रकोप फैलाएगी, ज़्यादा लोगों की जान लेगी, कई बड़े बड़े दिग्गज इस महामारी के चलते काल के काल में समा चुके हैं। वैक्सीन तक बना लिया है हमारे देश ने, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर जितनी जो मुस्तैदी दिखानी चाहिए थी, वो बंगाल में दिखा रहे थे। वक्त हर चीज़ का न्याय कर देता है, कर्म हर चीज़ का न्याय कर देता है। बंगाल में सारी शक्ति झोंक दी, कई लोगों की जानें गई, क्या मिला? कुछ नहीं, बंगाल हाथ से निकल गया। और इतना ही नहीं,
बंगाल में जिस तरह से भद पीटी है, आज बिहार में एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हम लेके आए स्पेशली आप लोग के लिए। ये सांकेतिक धरना कर रहा है लोग, भाजपा के लोग। अरे आपकी सरकार है मालिक, किससे मांगने जा रहे हैं? केजरीवाल जब दिल्ली में एलजी के खिलाफ धरने में बैठ जाता है या अपनी ताकतों के कटने पर वो अगर कहीं विरोध करता है तो उसका मजाक बनाया जाता है। लेकिन सच्चाई यही है कि इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो डुएट है, इसने बर्बाद कर दिया है बिहार की स्थिति। देखिए, नीतीश कुमार ने लॉकडाउन लगा दिया है, 15 तारीख तक ये लॉकडाउन लगा है, लेकिन यही अंदाज़ा लगाया, कल भी हमने आपको बता दिया था कि लॉकडाउन लगने वाला है, ये अंदर खबर आ गई है। लॉकडाउन से आगे भी बढ़ेगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये बहुत देरी हो गई कहीं ना कहीं? अगर हमारे हिसाब से मानिए, मैं लगातार पिछले 1 महीने से कहता आ रहा हूँ, मेरे पंचनामा के श्रृंखलाओं को निकाल कर देख लीजिए, मैं लगातार आग्रह कर रहा हूँ नीतीश कुमार से कि हम भूखे मर जाएंगे, हमें कोरोना से बचाइए, लॉकडाउन लगाइए, उन लोगों पर पाबंदी लगाइए जो बिना काम के कोरोना को यहां से वहां फैला रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने लॉकडाउन नहीं लगाया। आपको पता है इसके पीछे कारण क्या है? 3 मुख्य कारण। एक, चूंकि लॉकडाउन जब लग जाता है तो केंद्र सरकार की सहायता के आधार पर राज्य सरकार को चलना होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस बार स्पष्ट कर दिया था कि बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाले हैं राज्यों को इस बार। नीतीश कुमार को ये बात पहले पता चल गई थी। आपके पास कहीं ना कहीं पॉलिसी पैरालिसिस है, आपने कई मुख्य धंधों को बंद कर रखा है जिससे राज्य सरकार का इनकम होता है। अपने नागरिकों पर टैक्स के द्वारा दबाव बढ़ाए जा रहे हैं, बिजली का, पानी का, जिस पानी से नल से पानी तक नहीं आता नल योजना में, उसका भी बिल भेज देते हैं आप। बिजली के बिल की स्थिति कैसी है आपको अच्छे से पता है। राज्य में टैक्स कलेक्शन के अलावा कुछ और नहीं होता है। जब भी बिहार सरकार के पास पैसा कम होता है, पता क्या होता है? सड़कों पर देखिएगा, हेलमेट और जो मास्क है वो उसकी चेकिंग शुरू हो जाती है। आज जब आवश्यकता है उस टैक्स के पैसे से हमें ऑक्सीजन की, तो राज्य सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। पता है हमें बचाने कौन सामने आ रहा है? हमारे में सोच कौन रहा है? ना राज्य सरकार ना केंद्र सरकार, दोनों को सेंटिमेंटली वोट किया गया था, दोनों को बहुत दिल से हमने चुन के भेजा था। दोनों हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हैं और नीतीश कुमार इसमें कहीं ज्यादा बड़े विश्वासघाती हैं। कैसे है समझ लीजिए। जो उनके बहुत सहयोगी हैं, उनके बहुत प्रिय लोग हैं, उनको बहुत दुख लगता है जब मैं ये बात कहता हूँ, लेकिन मैं बिना तथ्य के कभी कोई बात नहीं कहता हूँ। कई बार भावनाओं में जरूर बह जाता हूँ, लेकिन अंततः मैं तथ्य जरूर लेकर आता हूँ। जिस वक्त बिहार में लॉकडाउन लगाना चाहिए था, नीतीश कुमार ने नहीं लगाया। पहला कारण, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया था कि वो राज्यों की बहुत मदद नहीं करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार डर गए कि हम पर अतिरिक्त भार पड़ेगा। आपको याद होगा सुशील मोदी ने वैक्सीन वाली बात कही थी कि फ्री में वैक्सीन देना चाहिए, और फिर उन्होंने तुरंत लिख दिया था कि वैक्सीन जो पैसे दे सकते हैं उनको पैसे देकर लेना चाहिए। चुनाव में वादे किए गए थे ना कि वैक्सीन फ्री में दी जाएगी। वैक्सीन मिल कहाँ रहा है कि फ्री और पैसे दीजिएगा? लगातार 3-4 दिनों से, चूंकि फ्रंटलाइन वर्कर्स में हम रिकॉग्नाइज हो चुके हैं पत्रकार, 3-4 दिनों से इधर मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर मेरी उम्र 35 साल है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सरकार की स्कीम्स है उसका फ़ायदा मिल सके। 3-4 दिनों से मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर पैसे देकर ही वैक्सीन ले सकूँ कहीं से, कहीं संभव नहीं है। 18 साल से ऊपर के लोगों को वादा जरूर कर दिया कि 1 मई से मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन कहीं मिल नहीं रहा है। बिहार में स्थिति ऐसी है कि कई जगहों पर जो वैक्सीन है वो खराब हो रही हैं, लेकिन लोगों को दी नहीं जा रही है। ये परिस्थिति है बिहार में, और आप कोरोना से लड़ना चाहते हैं। जब कोर्ट फटकार लगाती है नीतीश कुमार की सरकार को, तो नीतीश कुमार कहते हैं हमारे पास ऑक्सीजन बहुत है। पता है नीतीश कुमार इस बार थोड़े रिलक्टेंट क्यों रहे हैं लॉकडाउन लगाने से? क्योंकि इस बार उन्हें पता था कि बिहार से लेकर केंद्र तक हर जगह भाजपा के स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्यों नहीं संभाल लेते हैं बिहार को? नीतीश कुमार को कमजोर करने में ही सारी ताकत लगाएगी भाजपा क्या? नीतीश कुमार ने बहुत डिप्लोमेटिकली इस बार खेला है। ये एक बड़ा कारण था नीतीश कुमार के लॉकडाउन नहीं लगाने का, और नरेंद्र मोदी ने जिस वक्त ये बात कह दी कि लॉकडाउन लगाना अंतिम विकल्प होना चाहिए, उसी वक्त नीतीश कुमार ने तय कर लिया कि लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। आपको याद होगा संजय जायसवाल, जो कि बिहार के भाजपा के अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही थी कि लॉकडाउन बिहार में लगना ही चाहिए सर्वदलीय बैठक के दौरान। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने भी कहा था वीकेंड कर्फ्यू से शुरुआत करनी चाहिए। आज परिस्थितियां विकट होती जा रही हैं। 16,000 और 11,000 तक डेली के 11 से 16,000 के बीच में डेली जो पॉजिटिव लोग हैं वो आ रहे हैं। राज्य में जो कोरोना के आंकड़े हैं वो अप्रत्याशित रूप से बढ़ते जा रहे हैं। हम जल्दी ही इस देश की कोरोना राजधानी होने जा रहे हैं, और भारत कोरोना का विश्व का राजधानी बनने जा रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में हमें बचाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, रेमडेसिविर दवाई और जो कुछ चाहिए हॉस्पिटल के बेड्स, वो सब कुछ काम नहीं कर रहे हैं।
लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भी अगर कोई पत्रकार मौजूद है अस्पताल के बाहर, वो कमियां ही दिखा पा रहा है। चाह कर भी, मैं तो दावे से ये बात कहता हूं कि चाह कर भी अखबारों में पॉजिटिव खबर सरकार के बारे में नहीं छप सकती है, क्योंकि पॉजिटिव खबरें कहीं है ही नहीं। लगातार पिछले लगता है कि 16 साल में नीतीश कुमार ने जितने लोगों को श्रद्धांजलि दी होगी और खेद प्रकट किया होगा उनके मृत्यु पर, उतना पिछले 1 महीने में उन्होंने कर दिया है। रोज धड़धड़ हमारे ईमेल आईडी पर लगातार नीतीश कुमार का शोक संदेश आ रहा है। फलाना नहीं रहे, शोक व्यक्त करता हूँ, फलाना नहीं रहे, बहुत शोक व्यक्त करता हूँ। हमारे पत्रकारों में से भी लगातार विकेट्स गिर रहे हैं। नीतीश कुमार केवल कोरम पूरा कर रहे हैं। आपको पता है कि नीतीश कुमार ने लॉकडाउन क्यों लगाया? ये बहुत बड़ा सवाल है। आज लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर बैठकर। नीतीश कुमार ने लॉकडाउन लगा दिया, कहीं ना कहीं अपने स्वभाव के विपरीत काम किया। वो चाहते नहीं थे बिहार में लॉकडाउन लगाना, क्योंकि उससे लोग भूखे मर जाते हैं, और बहुत सारे इस पर दलील दिए जा रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते थे क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं है लोगों को घर बैठे खाना खिलाने के। उन्हें पता है कि जब भूखमरी से लोग मरने लगेंगे तो फिर मीडिया कहीं ना कहीं क्रिटिकल होगी और फिर उसके बाद भद पिटेगी कि इनके पास खाना खिलाने के पैसे भी नहीं हैं। उन्हें पता है कि जब लोग रिसोर्सेस मांगेंगे तो हमारे पास नहीं उपलब्ध होगा, हम पर फिर दबाव बनेगा। उन्हें पता है कि रोड टैक्स, फलाना टैक्स, इन सब टैक्स का भी सिस्टम बंद हो जाएगा जब लॉकडाउन लगेगा तो। और इस वजह से वो चाहते नहीं हैं कि अतिरिक्त दबाव राज्य सरकार के हालातों पर पड़े। इसके अलावा वो ब्लेम भी नहीं लेना चाहते हैं, वो अपने ऊपर ब्लेम नहीं लेना चाहते हैं। वो केंद्रीय मोदी सरकार से कुछ मांगना नहीं चाहते हैं। वो जानते हैं कि मांग कर मुँह छोटा करना हो जाएगा। जिस तरीके से पिछले लगभग सरकार बनने के बाद से, आप देखिए इन बातों को अंदर अंदर समझना पड़ेगा, आपको ऊपर ऊपर समझने की कोशिश मत कीजिए। जिस तरीके से सरकार बनने के अगले दिन से ही नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इन लोगों ने नीतीश कुमार से बात करना छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं इससे परिस्थितियां सामने आ रही हैं कि संवादहीनता जबरदस्त हो गई है। याद है आपको संवादहीनता महागठबंधन में हुई तो क्या हुआ था? मांझी, मुकेश सहनी और मल्लाह तीनों, मांझी, मुकेश सहनी और कुशवाहा तीनों बाहर हो गए थे। आज यही संवादहीनता बिहार सरकार और केंद्र सरकार के बीच हो गई है। कोई भी कड़ी बन नहीं पा रही है। सुशील मोदी बार बार प्रयास जरूर करते हैं कि आकर बीच बचाव करें, अपनी उपयोगिता बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने उन्हें भी साइडलाइन कर रखा है और भाजपा ने तो उन्हें पहले ही कहीं ना उनकी जो राजनीतिक छटनी वो कर दी थी। अब बात यहाँ ये है कि जब बिहार में नीतीश कुमार ब्लेम अपने ऊपर लेना नहीं चाहते हैं। वो चाहते नहीं है कि जो भी लॉकडाउन के चलते समस्याएं अराइज हो उसका जिम्मेवारी उन पर आए। तो बहुत स्मार्टली, बहुत डिप्लोमेटिकली उन्होंने खेल दिया है। कोर्ट ने पहली बार जब संज्ञान लिया तो कोर्ट ने कहा कि बिहार में परिस्थितियां ठीक नहीं है। कोर्ट ने दूसरी बार जब संज्ञान लिया तो कोर्ट ने कहा कि अब हम मॉनिटर करेंगे, आप हमें रियल टाइम डेटा दीजिए। नहीं दे पाए नीतीश कुमार के पास ये आंकड़े भी नहीं है उपलब्ध कि कितने ऑक्सीजन है, कितने बेड हैं, कितने खाली हैं, कितने उसमें से ऑक्यूपाइड हैं, अस्पतालों में कितने डॉक्टर हैं, कितने डॉक्टर छुट्टी पर हैं। ये सारा डेटा उनके पास नहीं है, क्योंकि कई रिक्त पद हैं। अगर ये डेटा उपलब्ध कराया जाएगा तो सवाल और भी खड़े होंगे। तो आपके पास जो 15 साल में समय था, पिछले 1 साल से कोरोना का समय था, तो आपने इन सभी कमियों को पूरा क्यों नहीं किया? ये सारे सवाल खड़े होंगे और इन सवालों पर नीतीश कुमार फिर गिर जाएंगे और भाजपा फिर पीछे चली जाएगी और भाजपा नीतीश कुमार पर भी सवाल खड़े करेगी। इस वजह से नीतीश कुमार इसे अपने ऊपर लेना नहीं चाहते थे। अब कल जब कोर्ट ने ये बात कह दी कि आखिर आप लॉकडाउन कब लगाइएगा, कोई मापदंड लेके चले हैं या कोई आंकड़ा आपके जहन में कि इतना लाख लोग मर जाएंगे तो हम लॉकडाउन लगाएंगे, तब जाके नीतीश कुमार ने कल ही स्पष्ट हो गया था कि लॉकडाउन वो लगाने जा रहे हैं, कोर्ट के हवाले से लॉकडाउन लगाएंगे। और वही उन्होंने किया। कंप्लीट लॉकडाउन बिहार में लग गया है। और ये सब कुछ चूंकि कोर्ट ने दबाव बनाया इसलिए नीतीश कुमार ने कहा, और नीतीश कुमार इसको लेकर तैयार नहीं थे। कल भी नीतीश कुमार ये जो बात कर रहे थे, अपने जो 4-5 लोग उनके आसपास रहते हैं, जो खास तौर पे उनके थिंक टैंक है, रोज़ उन्हीं लोगों से बात करते हैं, एक ही निष्कर्ष रोज़ निकाला जाता है। मुझे लगता है कि बिहार में राह चलते किसी व्यक्ति से अगर नीतीश कुमार बैठकर मीटिंग कर लें कि कोरोना को लेकर क्या करना चाहिए, तो वो व्यक्ति शायद उन जो आसपास के नवरत्न हैं उनसे बेहतर राय दे दे। जो कोरोना खुद झेल रहा है वो शायद बता दे कि क्या करना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार किसी की राय सुनते कहाँ हैं? हम पिछले साल ही कह रहे थे कि गांधी मैदान को ऊपर से शेड लगाकर और जितने भी कोरोना के मरीज हैं सबको वहां पर ले आकर पहुंचाया जाए। किसी तरीके से हमें एसी और उस सब की आवश्यकता नहीं है, अत्याधुनिक जो व्यवस्था वाले अस्पताल हैं, क्योंकि आपने बनाया ही नहीं। तो कम से कम अब शेड लगा के ही लोगों का इलाज कीजिए, कोई व्यवस्था कीजिए कि इतने लोगों की जाने ना जाए। आप कहाँ शेड लगवा रहे हैं? श्मशान घाटों में शेड लगवा रहे हैं। आप दौरा कहाँ का करते हैं? श्मशान घाट के बाहरों का दौरा करते हैं।
आपके बिहार के मंत्री, बिहार के आपके विधायक, बिहार के आपके जो सारे दिग्गज हैं आपकी पार्टी के, वो सारे चुप्पी साध लिए हैं। पता है क्यों? सबको डर लग रहा है कि कोरोना अगर हो गया तो इस बार बचना मुश्किल हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज इस बीमारी से इस बार जा रहे हैं। और सोच लीजिए कि जब जिनके पास सब कुछ है वो जब नहीं बच रहे हैं, तो जिनके पास 2 वक्त का खाना तक नहीं है, उन्हें अगर डॉक्टर कह देता है कि ऑक्सीजन लाइए वरना मर जाएंगे, तो क्या उसके ऊपर बीतती होगी। एक ऑलरेडी वहाँ लेटा हुआ है और मर रहा है, और दूसरा ये सोच कर मर जाता है अंदर ही अंदर कि आखिर अब कैसे बचाऊंगा इसे। बिहार में लगभग पिछले 2 महीने से यही परिस्थितियाँ चली हुई। अब चाह कर भी हम आंकड़े छुपा नहीं पा रहे हैं। 80 के आसपास लोग कल भी गुजर गए। ये सरकारी आंकड़ा है, लेकिन आपको पता है अखबारों में ये बात अब खुलेआम लिखा जाने लगी। बड़ा बदलाव आया है अखबारों में। आँख खुली है, या हो सकता है कि कुछ वहाँ पे भी लोगों को कैजुअलिटी अपने यहाँ महसूस हुई हो। अखबारों में ये कहा जा रहा है कि ऑफिशियल आंकड़े से 5 गुना ज़्यादा है अनऑफिशियल आंकड़ा। यानी अगर 11,000 लोग पॉजिटिव हो रहे हैं तो 55,000 अगर दिखाया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो 55,000 पॉजिटिव होंगे उस वक्त, आज के दिन में। और अगर दिखाया जा रहा आंकड़ा के 80 लोग मरे हैं, तो उसको 80 × 5 कर दीजिए, वो उतने आंकड़े हैं। माने सरकार बुरी तरीके से विफल हो गई है। नीतीश कुमार शायद अपने सबसे राजनीतिक कमज़ोर स्थिति में है। मतलब पूरी तरह से स्वस्थ महसूस नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से नहीं कर रहे हैं। वो जिस रणनीति को साधना चाहते थे उसमें कोरोना ने विघ्न डाल दिया। अगर वो उस रणनीति को साध लेते तो बातें अलग होती। और जिस तरीके से अब एक नया अफवाह है राजनीति की, या क्या है कि लालू यादव और भाजपा के बीच खिचड़ी पक रही है। शहाबुद्दीन जिस तरीके से नहीं रहे, इसमें भी कोई झोल हो सकता है। इससे भी बिहार की राजनीति में बहुत असर पड़ा है। मुझे कई फ़ोन कॉल्स आए हैं, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन कई लोगों ने इस बात को खुलेआम मुझसे पूछा है व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के माध्यम से, नेताएं ही अलग अलग पार्टी के, कि क्या लगता है नमन जी, आपको तो अंदर की बातें पता होती हैं, क्या लगता है शहाबुद्दीन का सेटिंग कर दिया गया क्या लालू यादव ने कोई भाजपा के साथ सेटिंग कर ली, क्या चौटाला वाला फिर से गेम बिहार में आएगा क्या? पिछले साल आपने इन बातों पर एक बार प्रकाश डाला था पंचनामा के दौरान। देखिए, अभी मुझे इसका कोई इनपुट नहीं है, जब इनपुट आएगा जरूर बताऊंगा आपको। लेकिन इस चर्चा की वजह से जो गलियारे में हो रही सियासी, इसकी वजह से भी नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं जो उनकी स्थिति है, वो ऑक्सीजन लेवल सरकार का थोड़ा कम हो गया है। अब कितना सिलेंडर आप ले आके लगाइएगा सरकार को? सरकार कोई व्यक्ति तो है नहीं कि ऑक्सीजन डाल के उनको बढ़ा दीजिए। लेकिन एक बात जरूर है कि नीतीश कुमार ने बहुत स्मार्टली भाजपा और तेजस्वी यादव को ही फंसाने के लिए गेम खेल दिया था। उन्होंने अपने लेवल से तैयारी कर ली थी कि इस बार लॉकडाउन नहीं लगाकर भाजपा के ऊपर सारा जिम्मेवारी डाल देंगे। लेकिन कोर्ट ने दबाव डाला, और कोर्ट के दबाव की वजह से नीतीश कुमार को मौका तो जरूर मिल गया ये कहने का कि हम नहीं लगा रहे हैं लॉकडाउन। लेकिन सच्चाई यही है कि ये सारी व्यवस्थाएं तो सरकार को करनी पड़ेंगी। आप आज नहीं कह सकते हैं कि आपके पास रिसोर्सेस नहीं है। आज आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपके पास आंकड़े नहीं हैं। आप दुहाई नहीं दे सकते हैं। केंद्र सरकार और नरेंद्र मोदी ने तो आपको एक्सपोज कर दिया है। जितने आपके पास पुराने पड़े वेंटिलेटर्स जो आपको मिले थे नए, वो ऐसे के ऐसे ही पुराने हो गए, रखे बिना इस्तेमाल के। तो इन सारे आंकड़ों को देखते हुए कोर्ट, मुझे एक बात और है कि आज पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को चुनकर हम भेजते हैं उनके अलावा सब हमारे बारे में चिंतित रहते हैं। कोर्ट के किसी भी कार्रवाई में एक आम व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से बिहार की जो हाईकोर्ट है, इसने जिस तरीके से संज्ञान लिया है बिहार के लोगों की इस बुरे स्थिति में, एक बात सही में जहन से निकलती है कि वहाँ जो लोग बैठे हुए न्यायाधीश के तौर पर, वो ज़्यादा मर्माहत है, वो ज़्यादा समझते हैं हमारी भावनाओं को देन कि उनको जिन लोगों को हमने चुनकर भेजा है सेंटिमेंटली कि नहीं ये व्यक्ति हमारे लिए करेगा, उन लोगों के से कहीं ज़्यादा वो जो बैठे हुए हैं कोर्ट में, वो हमारे लिए चिंतित हो रहे हैं। तो ये बिहार की सच्चाई है। और नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं एक डिप्लोमेटिक चाल चली, लेकिन आज कहीं ना कहीं उस चाल में वो खुद फंस गए हैं। एक वक्त था, समय था जब लोग इशारा कर रहे थे, जब ये मुखिया की ताकत को बढ़ाने के लिए मुखिया के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं लगा रहे थे, कोई प्रोटोकॉल नहीं लगा रहे थे, उस वक्त भी कई लोगों ने इनकी, यहाँ तक कि इन्हीं के समर्थकों ने भी, इनके जो साथी हैं भाजपा के, उन्होंने भी आरोप लगाया था। इसीलिए शायद पंचायती राज इस बार भाजपा ने अपने पास रख लिया है। लेकिन अब कहीं ना कहीं बहुत देर हो चुकी है। आज लॉकडाउन लगाया गया है। ये बात ज़रूर है कि लॉकडाउन लगने से परिस्थितियों में सुधार होगा, लेकिन इनके ही जो सहयोगी हैं मांझी, उन्होंने तो इनको तबीयत से खींच दिया है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब खिलाइएगा, अब अगर एक भी मौत होती है तो सरकार इसके लिए जिम्मेवार होगी। और सरकार माने आप,
क्योंकि भाजपा ज़्यादा ज़रूर सीट लेके आई है, लेकिन भाजपा ने आपको सामने रख दिया है। अब गाली और ताली दोनों कप्तान को ही पड़ती है, तो तैयार रखिएगा अपना पीठ। और हाँ, एक बात और है कि कहीं ना कहीं बिहार में जो बदल रही है सियासत, इस सियासत पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में आकर ये लिखा कि शहाबुद्दीन जी के मैटर पर भारत लाइव बहुत ज़्यादा सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तेजस्वी यादव को घेरने की कोशिश कर रहा है। देखिए, तेजस्वी यादव हो या भगवान हो या कोई भी हो, मैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कोई भी हो, नीतीश कुमार के ऊपर जब इतना हम क्रिटिकल रहते हैं तो तेजस्वी यादव हैं ही क्या, नेता प्रतिपक्षी है ना। राजनीति में तो कोई उनकी बहुत बड़ी भूमिका उपयोगिता तो नहीं अभी तक बिहार के हुई है। एक बार अपने पिता की वजह से उप मुख्यमंत्री बन गए थे, अब मुख्यमंत्री बनना तो उनके भाग्य में खुद नहीं, उन्हीं के लोग कह रहे हैं ये बात। तो खैर इस विवाद में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन हाँ एक बात जरूर बता दूं कि शहाबुद्दीन के जो समर्थक हैं वो हमारे चैनल के दर्शक भी हैं। लगातार हमसे वो भी उम्मीद कर रहे हैं कि उन खबरों को हम दिखाएं। जब लाइव के दौरान वीडियो में लोग बोलते हैं ये बात कि तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे हैं, तो इसका जवाब मुझे नहीं लगता है, मुझे लगता है तेजस्वी यादव को देना चाहिए। और जो जवाब उन्होंने कल दिया था वो बहुत नाकाफ़ी था। आज जिस तरीके से एक बड़ा आग लगा हुआ है सीमांचल में, सिवान में, और बिहार का एक बड़ा जो वर्ग है, जो राज्य का समर्थक वर्ग है, जो राज्य का कोर वोटर वर्ग है, वो अगर छटकने की कोशिश कर रहा है या छटक रहा है किसी कारण से, तो ये तो राजद को चिंता करनी चाहिए इस बात की, तेजस्वी यादव को चिंता करनी चाहिए। जब दिल्ली में सारे परिवार के लोग वहाँ मौजूद थे तो आखिर कोई क्यों नहीं गया शहाबुद्दीन के अंतिम जो यात्रा थी उसमें? ये बहुत बड़ा सवाल है। इमरान प्रताप गढ़ी पहुँच जाते हैं और बड़े बड़े दिग्गज वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन राजद की तरफ से ऑफिशियल जो है रिप्रेजेंटेशन तक नहीं हो पाता है। तो इन सारी सवालों पर मुझे लगता है कि मुझे अपने गिराबान से ज़्यादा आप लोगों को अपने गिराबान पर देखना चाहिए। खैर, राजनीतिक खबरें हैं, लगातार भारत लाइव पे चलती रहती हैं। पंचनामा की आज की खेप में इतना ही, फिर अगली खेप में आप लोगों से मुलाकात करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।